Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you how to comprehend a text. Comprehension जो आपके एग्जाम में सबसे सेक्शन बी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन का। तो आप लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन कैसे करनी है, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उनको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होती क्या है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है। Comprehension means the ability to understand a passage and answer questions based on it. जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्प्रीहेंशन का आप लोगों के लिए मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकना। ठीक है, तो अगर तो आपको एक पैसेज समझ में आ रहा है कि उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा गया है और आप उस कंटेंट के एंड पर दिए गए क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव दैट स्किल। ठीक है, तो ये एक स्किल है, इसको हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स को, क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। अच्छा, इट टेस्ट अ स्टूडेंट्स रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आपकी कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पर चेक की जा रही हैं? रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ठीक है, कि आपने एक टेक्स्ट को पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक करता है आपकी रीडिंग स्किल पर। ठीक है, ये बेस करा है आपकी रीडिंग स्किल पे, तो ये एक रीडिंग का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन, उसके बाद यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ओके, अच्छा, तो अब आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, पहले हम उसको देख लेते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यू हैव टू रीड केयरफुली। रीड द पैसेज स्लोली टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले आपने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। यू शुड हैव अ पेंसिल इन योर हैंड व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को अंडरलाइन करते जाएं, आपके टॉपिक सेंटेंस को अंडरलाइन करें, हर पैराग्राफ के कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को अंडरलाइन करें, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आ रही है, जहाँ नंबर्स यूज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएं व्हेन यू आर रीडिंग इट। सो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली। फिर आपका स्टेप 2 होता है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए कि जैसे टॉपिक सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस जो सबसे पहला सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। इसका मतलब है कि जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है वो ही उस पैराग्राफ के अंदर बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर टॉपिक सेंटेंस को अंडरलाइन कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात हो रही है। फिर उसके अलावा मेन आइडिया, जहाँ आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, आप उसको अंडरलाइन करते जाएं, जो पूरे के पूरे पैराग्राफ के बारे में बात हो रही है। अब जितने भी फैक्ट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप अंडरलाइन करते जाएंगे, रीजंस को, एग्जाम्पल्स को, हर वो चीज़ जो आपको लग रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आगे काम आएगी, आप उसको अंडरलाइन करते जाएं। लेकिन पूरे के पूरे पैसेज को भी अंडरलाइन नहीं करना। फिर देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप इज़ टू रीड क्वेश्चंस। अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से और उनको समझना है। यू हैव टू रीड क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग। आपने आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। समटाइम्स हम जल्दी जल्दी में सिर्फ कीवर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन का और हम उसमें आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे आप अक्सर मार्क्स लूज कर जाते हैं। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू लुक फॉर। जब आपके पास क्वेश्चन सामने होगा, आपको पता है कि आप किस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जब भी टेक्स्ट को दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तब आपके सामने क्लियर आंसर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होगा तो जितनी मर्जी दफ़ा टेक्स्ट पढ़ लें, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए आफ्टर वन क्विक रीडिंग, रीड द क्वेश्चंस एंड देन गो बैक टू द पैसेज अगेन। अच्छा, फिर आपने क्या करना होता है स्टेप 4 के अंदर, यू हैव टू राइट क्लियर आंसर्स। अब आपने अपने आंसर्स को लिखना है और बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखना है। आंसर इन योर ओन वर्ड। सबसे पहली बात, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स उठा के पैसेज से एंड पे नहीं लिख देने। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चे ये करते हैं, निशान लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अगर आप अपनी रेफरेंस के लिए उसको निशान लगा रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट व्हेन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू राइट द वे इट इज रिटन इन द पैसेज। जो एग्जैक्ट वर्ड पैसेज के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनको एग्जैक्ट उठाकर आंसर के अंदर नहीं लिख सकते। आपने उनको अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, या आपने उनको क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है और फिर आपने उनको लिखना है। अच्छा,
बी शॉर्ट। अब आपके आंसर्स बहुत ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा पूरा पैसेज का आधा पैराग्राफ उठा के आपने आंसर के अंदर लिख दिया। शॉर्ट रहें, ठीक है, क्लियर लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, टू द पॉइंट बात करनी है, कंसाइज बात करनी है। फिर उसके बाद अवॉइड कॉपिंग लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। अगैन ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस आपने नहीं उठाने पैसेज से, उनको एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। यूज़ करेक्ट ग्रामर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वाइल राइटिंग द आंसर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस टेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस के अंदर आपने आंसर करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है तो आपने उसका आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है वेयर डू यू स्टडी, अब वेयर डू यू स्टडी दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपने बताना है कि आई स्टडी इन दिस स्कूल। ये नहीं बताना कि आई वॉज स्टडिंग देयर या आई एम स्टडिंग देयर। नो, यू हैव टू फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस में आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में से उनकी कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। आपके जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं ना वो 3 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। तो हम उन तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं पहले कि वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस इन योर पैसेज। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो एज इट इज टेक्स्ट के बीच में मौजूद है, आपने वहाँ से उठानी है, उसको कन्वर्ट करना है अपने वर्ड्स के अंदर और लिख देना है, दैट्स इट। अच्छा, इनको हम कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, जो कि फैक्ट्स पे पूछे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं। आंसर्स डायरेक्टली फाउंड इन द पैसेज, ठीक है। इनके क्या है, इनके जो आंसर्स हैं दे आर डायरेक्टली फाउंड इन द पैसेज। ये इन आंसर्स के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, इनके लिए आपने सिर्फ टेक्स्ट को रीड किया, उसमें आपने देखा आंसर यहाँ से यहाँ तक है, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया और लिख दिया, दैट्स इट। अब दूसरी टाइप जो आती है ना, सेकेंड टाइप, दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस वो हैं जिनका मीनिंग हिडन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको बिटवीन द लाइन्स देखना पड़ेगा, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखा होगा, बल्कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और फिर आपने उसमें से उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसका आंसर लिखना होगा। स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। तो जो हिडन मीनिंग है वो आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है इसके लिए। फिर जो थर्ड टाइप आती है वो बहुत आसान है, वो वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं। अब वोकैबुलरी क्वेश्चंस का क्या मतलब है? वोकैबुलरी इज बेसिकली आपके इसके अंदर सिनोनिम्स आ सकते हैं, इसमें आपके एंटोनिम्स वगैरह आ सकते हैं, कोई भी वर्ड्स दिए हुए होंगे उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको बोल्ड कर सकते हैं, और फिर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जब आपसे मीनिंग पूछा जाएगा तो आपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग बताना है, आपने डिक्शनरी मीनिंग नहीं बताना, ठीक है। आपने उसका मीनिंग बताना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस वर्ड का क्या मीनिंग है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर मीनिंग्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, रेफरेंस वर्ड आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो मैंने आज तक एग्जाम्स देखे हैं उनके अंदर आपके मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ ही हम रुके हुए हैं। फिर उसके बाद आपके पास मेन आइडिया क्वेश्चन है। यूजुअली इट डज नॉट कम इन योर एग्जाम, बट आपको पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज। यूजुअली मैंने नहीं देखा आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो सेंट्रल मैसेज के बारे में पूछा जाए, ठीक है। समरी का क्वेश्चन अलग से आता है, वो डिफरेंट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि समरी कैसे लिखते हैं। लेकिन अभी तक के लिए इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको, जैसे अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और वोकैबुलरी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मेन आइडिया वाली चीज़ को हम समरी के लिए रख देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगी वो। अब हम एक छोटा सा पहले पैसेज देखते हैं कि किस तरीके से एक पैसेज के आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है। एक ये सैम्पल है, इसके बाद हम खुद भी एक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पैसेज को। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा पैसेज है, फ्यू लाइंस, जिसमें लिखा गया है हार्ड वर्क इज़ एन एसेंशियल की टू सक्सेस। अब जो फर्स्ट लाइन होती है ना, हमेशा मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग के अंदर भी ये बात बताई थी कि जब भी हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है तो उसका जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है वो पूरा का पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया देता है। तो उसी तरीके से हार्ड वर्क इज एन एसेंशियल की टू सक्सेस, ये टॉपिक सेंटेंस है,
और ये टॉपिक सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, ये हमें इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के बारे में बता रहा है कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर हार्ड वर्क के बारे में बात हो रही है कि वो एक एसेंशियल की है सक्सेस के लिए। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन, पीपल हु वर्क हार्ड ऑलवेज फाइंड अ वे टू अचीव देयर गोल्स। अब हमें ये पता चल गई बात कि अगर आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। फिर हार्ड वर्क नॉट ओनली इम्प्रूव्स आवर स्किल्स बट ऑल्सो बिल्ड्स आवर कॉन्फिडेंस। अब क्या करता है, हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है। इट टीच अस patience and discipline. Therefore, every student should develop the habit of working hard to succeed in life. और हमें ये क्या सिखाता है, It teaches us patience, हमें patience सिखाता है, discipline सिखाता है। और उसके बाद क्या करता है, हर स्टूडेंट को इसीलिए therefore, see, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या करना चाहिए, हर स्टूडेंट को ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सके। अब हमने एक दफ़ा इसको रीड कर लिया, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास पहली लाइन के अंदर ही मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ था हार्ड वर्क इज़ एन एसेंशियल की टू सक्सेस। सक्सेस के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है, व्हाई इज़ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट। तो आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ द हार्ड वर्क इज़ एन एसेंशियल की टू सक्सेस नहीं लिख सकते, आपने इसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हाई इज़ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क आपने क्वेश्चन से ले लिया, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ की टू सक्सेस, इट इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने कुछ वर्ड्स लिए अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट से, उसको आपने रीफ्रेज किया। ठीक है, कि आपने इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कुछ वर्ड ले सकते हैं अपने सेंटेंस से, क्वेश्चन सेंटेंस से, और फिर उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरा सेंटेंस एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब देखिए जब भी वाई वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपने बिकॉज से ही आंसर देना है। आपने बात अपनी की और उसके बाद आपने बता दिया द रीज़न बिहाइंड दैट। अच्छा, व्हाट डू पीपल गेन बाय वर्किंग हार्ड। अब इस सेंटेंस को हमने यहाँ देखा था कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो क्या गेन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या करते हैं, पीपल हु वर्क हार्ड ऑलवेज फाइंड अ वे टू अचीव देयर गोल। अब व्हाट डू पीपल गेन, दे अचीव देयर गोल्स। सिंपल इज दैट, आपने इतना छोटा सा आंसर लिख दिया, आपका आंसर ठीक है। अगर आप पूरा स्टेटमेंट भी लिखना शुरू कर दें, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पीपल हु वर्क हार्ड दे अचीव देयर गोल्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको अपने वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, एज इट इज स्टेटमेंट को कॉपी नहीं करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज हार्ड वर्क इम्प्रूव अ पर्सन। अब हमने इस लाइन के अंदर देखा था कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है कि इट इम्प्रूव्स आवर स्किल्स, इट डज नॉट ओनली इम्प्रूव आवर स्किल्स बट ऑल्सो बिल्ड्स आवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये खाली हमारा स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, उसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करता है। तो दो चीज़ें आ गई, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। इट इम्प्रूव स्किल्स एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, आपने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे करके लिख दिया। ठीक है, तो क्या करता है हार्ड वर्क, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हार्ड वर्क इम्प्रूव्स अ पर्सन स्किल्स एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आप इसको इस तरीके से भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ओके, व्हाट डज हार्ड वर्क टीच अस। हार्ड वर्क आपको क्या सिखाता है। अब हमने यहाँ पे देखा था, इट टीचेस अस पेशेंस एंड डिसिप्लिन। हमें क्या, इसको आप एज इट इज़ इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट एज इट इज़ आंसर के अंदर आ रही है, लेकिन हर जगह पे आपने इस तरीके से स्टेटमेंट को नहीं लिखना, जहाँ पे फिक्स हो रही है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अब आप इसके अंदर जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था डिसिप्लिन, तो अब आपसे राइटर पूछ रहा है, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, डिसिप्लिन मीन्स द एबिलिटी टू फॉलो रूल्स एंड स्टे कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मीनिंग को लिख कर आना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स के अंदर भी मीनिंग लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक वर्ड के अंदर आंसर करना हो। अगर तो उन्होंने लिखा है ना कि सिनोनिम चाहिए, तो तब आप एक वर्ड के अंदर आंसर करेंगे, अदरवाइज आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड उन्होंने आपसे मीनिंग के लिए पूछा है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होगी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स मौजूद हैं और हर चैप्टर के एंड पर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। उसी तरह वोकैबलरी के वर्ड्स दिए जाते हैं,
जिस तरीके से आपके बुक के आपके हर चैप्टर के एंड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम एक और पैसेज छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम एक बड़े पैसेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये पैसेज है फ्रेंडशिप के बारे में। अच्छा, एक और बात, आपका जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के लिए आएगा वही सेम पैसेज होगा आपकी समरी के लिए। तो जब आप क्वेश्चंस लिख रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा समरी लिखने के लिए भी, ठीक है। मैं आपको कल जब डिटेल में समझाऊंगी कि हाउ टू राइट समरी, तो उसमें मैं बाकी चीज़ें डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो पैसेज बिल्कुल सेम होगा। तो अगर आप सेंट्रल आइडिया निकाल लें या आप देख लें कि पूरा का पूरा पैसेज किस बारे में है, तो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। जैसे फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप इन लाइफ। अब ये टॉपिक सेंटेंस हमें बता रहा है कि द होल पैसेज इज गोइंग टू बी अबाउट फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप के बारे में क्या बात होने वाली है कि एक ये वैल्यूएबल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैसेज की, किसी भी पैराग्राफ की। हर पैराग्राफ की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया देती है। अच्छा, अ ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स यू इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड शेयर्स योर हैप्पीनेस। Friends encourage us to do better and help us correct our mistakes. Good friends also make life enjoyable with their kindness and loyalty. Therefore, choosing good friends is very important for a happy life. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या पूरा का पूरा पैसेज है, वो बता रहे हैं फ्रेंडशिप के बारे में कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या करती है, आपको डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट करती है, आपकी हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर करती है। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं किस चीज़ के लिए, बेहतर करने के लिए, और आपको करेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ आप मिस्टेक्स करें। गुड फ्रेंड्स ऑल्सो मेक लाइफ इंजॉयबल, और गुड फ्रेंड्स आपकी लाइफ को भी इंजॉयबल बना देते हैं उनकी काइंडनेस से और उनकी लॉयल्टी से, ठीक है, वफादारी से। इसके अलावा इसीलिए देयरफॉर गुड फ्रेंड को चूज़ करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप ज़िंदगी के अंदर खुश रहें। अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, okay, so the first question is, what is one of the most valuable relationship in life? अब मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, आप सेंटेंसेस पे वापस जाएं and try to find out the answer. What is one of the most valuable relationship in life? आई होप सबने इसका आंसर कर लिया होगा क्योंकि बहुत आसान है, आपकी पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ था, फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप इन लाइफ। तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंडशिप friendship is the most valuable relationship in life. ओके, ठीक है, इस तरीके से आपने एक लाइन के अंदर अपना आंसर कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ ट्रू फ्रेंड सपोर्ट यू? अब एक आपका दोस्त आपको, अ ट्रू फ्रेंड, आप जो एक सच्चा दोस्त होता है वो आपको कैसे सपोर्ट करता है? इसी तरह हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर देखा था, अ ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स यू इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड शेयर्स योर हैप्पीनेस। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अ ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स यू इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड शेयर योर हैप्पीनेस। उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं और उसको आप अपनी वर्ड्स के अंदर मॉडिफाई भी करके लिख सकते हैं। इन वट वे डू फ्रेंड्स हेल्प यू इम्प्रूव, हेल्प अस इम्प्रूव? अब हमें दोस्त हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, तो हमने देखा था, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। वो क्या करते हैं, दे इनकरेज अस टू डू बेटर एंड हेल्प अस करेक्ट आवर मिस्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं टेक्स्ट में से ढूंढ के। वाई इज चूजिंग गुड फ्रेंड इम्पॉर्टेंट? अब दोस्तों को, एक अच्छा फ्रेंड चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुड फ्रेंड्स आपकी लाइफ को एंजॉयबल बना देते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चूजिंग अ गुड फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पी लाइफ, और इसकी रीज़न उन्होंने पहले दी है, क्या कि वो लॉयल्टी और काइंडनेस से आपको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे, और इस तरीके से कोई भी किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट वर्ड लिखा हुआ है, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। इनकरेज का क्या मीनिंग है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकरेज? तो आपने बताना होगा मोटिवेट या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चाहे तो आप
एक वर्ड के अंदर आंसर कर दें, चाहे आप उसको 2-3 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम एक और पैसेज को देखते हैं जो कि ये थोड़ा छोटा पैसेज है। आई थिंक वी शुड मूव टू द लॉन्गर पैसेज, ताकि आपको जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी समझ आ सके। तो हम ये चलते हैं अपनी दूसरी विंडो पे एंड आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, राइट। अच्छा, अब ये पैसेज है और इसकी लेंथ मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि दिस इज़ द लेंथ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेपर के अंदर यही लेंथ आती है, ठीक है, जिसकी आपने कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है। अच्छा, अब ये पैसेज स्टार्ट हो रहा है, लेट्स रीड इट, और इसको हम साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास कहाँ कहाँ आ रही हैं। माया हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द नाइट स्काई। अब हमें पता चल गया है कि माया क्या है। माया इज़ द मेन कैरेक्टर जिसके बारे में बात की जाने वाली है इस पूरे के पूरे पैसेज के अंदर। हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द नाइट स्काई, नाइट स्काई के अंदर उसका इंटरेस्ट है। एवर सिंस हर साइंस टीचर टॉट द क्लास अबाउट constellations, she spent most evenings on the terrace with her small notebook and pair of old binoculars. अच्छा, अब constellation एक नया वर्ड है जो बच्चों को नज़र आ रहा होगा। सिमिलरली कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आप पहली दफ़ा अपने पैसेज के अंदर देखें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पैसेज के कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो आपने परेशान नहीं होना। जस्ट ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन अ ब्रॉडर वे। आपने ब्रॉडर टर्म के अंदर उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बाकी पूरे के पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करना है। अब आपको इस वर्ड के मीनिंग के अलावा अगर आप देखें तो आपको पैसेज समझ में आ रहा है कि नाइट्स, अब इतना भी पता चल रहा है कि कोई रात से रेलिवेंट चीज़ है, ठीक है, और जब से उसकी साइंस टीचर ने बताया तो इसका मतलब है कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। She spent most evening on the terrace with a small notebook and pair of old binoculars. अब वो binoculars यूज़ कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ आसमान के अंदर ही देख रही है, कुछ स्टार्स से रेलिवेंट है, ठीक है। तो इसका हमें कुछ समझ में आ गया कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। One cool winter night, as she observed the sky, she noticed a faint streak of light moving slowly across the horizon. अब क्या है, अब देखा उसने, क्या नोटिस किया कि उसको आसमान के ऊपर एक हल्की सी लाइट नज़र आ रही है, फेंट सी एक लाइट की लाइन नज़र आ रही है जो कि मूव कर रही है स्लोली। अच्छा, एट फर्स्ट शी थॉट इट वॉज एन एयरप्लेन बट इट वॉजंट ब्लिंकिंग। अब क्या था, उसको लग रहा था कि वो कोई एयरप्लेन है, लेकिन वो नहीं था क्योंकि वो ब्लिंक नहीं कर रहा था लाइक वन। अच्छा, क्यूरियस शी क्विकली चेक्ड हर एस्ट्रोनॉमी बुक। अब हमें पता चल गया कि ये एस्ट्रोनॉमी से रेलिवेंट है, ये स्टार से ही रेलिवेंट है, कोई स्पेस से ही रेलिवेंट चीज़ है। अच्छा, एंड रियलाइज इट कुड बी a satellite reflecting sunlight. अब उसने क्या एनालिसिस किया कि वो जो लाइट है वो एक सैटेलाइट है, उसने खुद से ये समझा। The next day at school, Maya shared her observation with her teacher, who encouraged her to research more about artificial satellites. अब उसने जाके स्कूल में अपनी टीचर को बताया और उसकी टीचर ने कहा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में और देखो और सर्च करो, ठीक है। अच्छा, over the next few weeks, Maya learned how satellites help in communication, weather forecasting, and scientific research. अब क्या किया माया ने, ये सब कुछ सीखा कि सैटेलाइट्स उसको कहाँ कहाँ हेल्प आउट करते हैं। हमें हेल्प आउट करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। She was amazed to discover that many images and maps people use daily are actually created by satellites orbiting high above the earth. अब उसने देखा, जब उसे पता चला, उसको पता चला कि जो मैप्स वगैरह जो चीज़ें हम सब देखते हैं ना दिन में, अक्सर चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं अपनी हेल्प के लिए, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके पास सैटेलाइट से ही आती हैं। इसके बाद इंस्पायर्ड, माया डिसाइडेड टू क्रिएट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर हर क्लास। माया ने क्या सोचा, माया के पास जब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करती हूँ, तो उसने क्या किया, एक स्मॉल प्रेजेंटेशन बनाई फॉर हर क्लास। शी स्पेंट आवर्स प्रिपेयरिंग स्लाइड्स, ड्राइंग डायग्राम्स एंड कलेक्टिंग फैक्ट्स। अब उसने बहुत टाइम लगाया इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। When the day arrived, she nervously presented her work. To her surprise, her classmates listened attentively and asked interesting questions. Her teacher praised her effort and recommended her to participate in the upcoming science exhibition. अब क्या हुआ, अब माया ने जो फैक्ट्स इकट्ठे किए थे उसने अपनी क्लास में जाके प्रेजेंट किए, उसके फ्रेंड्स को भी पसंद आया और उसकी टीचर ने उसको रिकमेंड कर दिया कि वो क्या करे, वो साइंस एग्जीबिशन के अंदर
पार्टिसिपेट करें। That night, as Maya looked up at the sky again, she felt a renewed sense of curiosity and a stronger desire to learn about the universe. अब जब माया ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो उसने जब दोबारा शाम को स्काई की तरफ देखा तो उसने उसको बहुत मोटिवेट किया कि वो और क्यूरियस किया कि वो क्या करे, वो इस यूनिवर्स के बारे में और चीज़ें सीखे। तो अब ये पूरा का पूरा पैसेज एक लड़की के बारे में है और उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में है, और क्यूरियोसिटी किस चीज़ के बारे में है? स्पेस के बारे में, स्टार्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके क्वेश्चंस क्या आए हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पैसेज को देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें है, व्हाट डिड माया डू मोस्ट इवनिंग्स आफ्टर लर्निंग अबाउट कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशन के बारे में जब से माया को पता चला, स्टार्स की शेप्स के बारे में, कि वो स्टार्स मिलके आसमान पे कैसी शेप्स बनाते हैं, तो उसने क्या किया? माया ने इवनिंग्स में क्या करना शुरू किया जब उसको पता चल गया? अब हमें पता चल गया, ये क्वेश्चन हमें पता है कि सबसे पहले स्टार्ट की लाइन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वापस अपनी स्टार्ट की लाइन में जाएंगे जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया था। अच्छा, लेट्स सी। अब हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, माया हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द नाइट स्काई एवर सिंस हर साइंस टीचर टॉट द क्लास about constellations. She spent most evenings on the terrace with her small notebook and pair of old binoculars. So हमें पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करना है टू राइट द आंसर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नीचे। अगर हम वापस जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, why did Maya think she, what did Maya do most evening after learning about constellation? तो हम लिख सकते हैं, she observed the night sky और उसने क्या किया था? फ्रॉम हर बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डिड माया थिंक द स्ट्रीक ऑफ लाइट वाज नॉट एन एयरप्लेन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि जो स्ट्रीक ऑफ लाइट उसने देखी थी वो एक एयरप्लेन क्यों नहीं लगा माया को। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कुछ थोड़ा सा इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अंडरलाइन की थी, अगर हम वापस ऊपर जाएं। अच्छा, ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया हुआ है। वन कूल विंटर नाइट एज शी ऑब्जर्व द स्काई शी नोटिस्ड अ फेंट स्ट्रीक ऑफ लाइट मूविंग स्लोली अक्रॉस द होराइजन। एट फर्स्ट शी थॉट इट वॉज एन एयरप्लेन बट इट वॉजंट ब्लिंकिंग लाइक वन। Curious, she quickly checked her astronomy book and realized it could be a satellite reflecting sunlight. अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें पता चल गया कि माया ने देखा था कि एक स्ट्रीक ऑफ लाइट थी, फेंट सी थी, लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, इसलिए उसको लगा कि ये एयरप्लेन नहीं हो सकता। तो हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट ब्लिंकिंग लाइक एन एयरप्लेन। सो दैट वुड बी अ परफेक्ट आंसर। वाई का आंसर था ना, यस। सो जब भी हमारे पास वाई का आंसर होगा तो हम इसको बिकॉज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से पहले लिख सकते हैं, माया थॉट द स्ट्रीक ऑफ लाइट वॉज नॉट एन एयरप्लेन बिकॉज इट वॉज नॉट ब्लिंकिंग लाइक एन एयरप्लेन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, खाली ये भी लिख देंगे तो आंसर वुड बी करेक्ट, बिकॉज इट वॉज नॉट ब्लिंकिंग लाइक एन एयरप्लेन। ठीक है, आपका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मायास टीचर एनकरेज हर टू डू। अब ये भी हमारे पास आंसर मौजूद है कि जब माया ने अगले दिन आके अपने क्लास में सबको बताया। द नेक्स्ट डे एट स्कूल माया शेयर्ड हर ऑब्जर्वेशन विद हर टीचर हु एनकरेज्ड हर टू रिसर्च मोर अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अगर हम इसको अंडरलाइन कर लें, दिस इज द आंसर, राइट। तो हम आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, शी एनकरेज्ड हर टू रिसर्च मोर अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, शी
encouraged her to research, sorry, study नहीं, research about satellites, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड माया लर्न अबाउट द यूज ऑफ सैटेलाइट्स? अब इस तरह के जितने क्वेश्चंस मौजूद हैं उनका आंसर वहाँ पे लिखा गया है। अब हम कुछ इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ माया आर शोन थ्रू हर एक्शंस? अब अगर आप उसके एक्शंस के बारे में देखें तो हमने उसके एक्शंस से क्या सीखा, हमें क्या पता चलता है कि माया के जो एक्शंस हैं वो क्या शो करते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में। तो क्योंकि वो क्यूरियस थी, शी वॉज वर्किंग हार्ड एंड शी हैड द ईगर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है, आपके पैसेज के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें उसकी चीज़ों से नजर आ रहा है क्यूरियस, और हमने देखा कि वो शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स और शी वॉज रिसर्चिंग अबाउट थिंग्स। तो हमें नजर आ रहा है कि वो क्यूरियस भी है, वो हार्ड वर्किंग भी है, और वो लर्न भी करना चाहती है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ऐसे लिखेंगे, माया इज क्यूरियस, हार्ड वर्किंग, and eager to learn। ठीक है? अच्छा, इसी तरह फिर आपको वोकैबुलरी क्वेश्चंस आएंगे। इन वोकैबुलरी क्वेश्चंस राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेंट। फेंट का क्या मीनिंग होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हल्की सी नज़र आ रही हो, ठीक है, वीक सी, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं वीक और not clearly visible। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका ठीक होगा। सिमिलरली अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, राइट द सिनोनिम सेम मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है? नोटिस करना। तो आप इसकी जगह नोटिस भी लिख सकते हैं, और पास्ट में है तो नोटिस लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से पैसेज आएगा, उसके नीचे आपके पास कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने पैसेज को फिर से पढ़ना है और उन आंसर्स को अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना इज द बेसिक थिंग। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।